नमस्कार भाई सभी को एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके बाय मोहित पर। आज की जो अपनी वीडियो रहने वाली है भाई, एसएससी घटना चक्र की बुक से आज हम मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़ेंगे। और ये पूरी लॉन्ग वीडियो होने वाली है। इस वीडियो में मैं पूरी कोशिश करूँगा कि ये मध्यकालीन इतिहास एक ही वीडियो में कंप्लीट कर दूँ। अगर नहीं हो पाती है तो इसका सेकंड पार्ट भी लेके आऊँगा, लेकिन कोशिश पूरी है कि एक ही वीडियो में कंप्लीट कर दूँगा। ठीक है, तो ये एसएससी घटना चक्कर वाली बुक है भाई, मध्यकालीन इतिहास पढ़ेंगे भारत का। तो पहला क्वेश्चन है, पैगंबर मोहम्मद डैश शताब्दी में इस्लाम धर्म की स्थापना की। तो पैगंबर मोहम्मद ने जो है कौन सी शताब्दी में इस्लाम धर्म की स्थापना करी थी भाई? 7वीं। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। पैगंबर मोहम्मद ने 7वीं शताब्दी में इस्लाम धर्म की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने 712 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था? तो किसने 712 में आक्रमण किया था? मोहम्मद बिन कासिम। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण 712 ईस्वी में अरब आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में हुआ था। मोहम्मद बिन कासिम ने 712 में सिंध पर विजय प्राप्त की। उस समय सिंध पर दाहिर का शासन था। फारसी ग्रंथ चचनामा से अरबों द्वारा सिंध विजय की जानकारी मिलती है। एक फारसी ग्रंथ है चचनामा, उसमें क्या है? अरबों द्वारा सिंध विजय की जानकारी मिलती है। अगला क्वेश्चन है, 711 ईस्वी में अरब सेनापति डैश ने सिंध पर विजय प्राप्त की थी, जो खलीफा के क्षेत्र का एक हिस्सा बन गया। तो किसने करी थी? मोहम्मद बिन कासिम। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, चचनामा में कौन सी विजय के इतिहास का रिकॉर्ड है? तो अरब विजय का रिकॉर्ड है चचनामा में। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। अरबों के सिंध विजय का विस्तृत उल्लेख चचनामा या चचनामा चाचनामा या चचनामा नामक ग्रंथ में मिलता है। इसमें यह वर्णन मिलता है कि सिंध के सफल अभियान के तत्काल बाद खलीफा वाहिद ने मोहम्मद बिन कासिम को मृत्युदंड दे दिया था। अगला क्वेश्चन है, किस तुर्की शासक ने भारत में 1001 से 1026 ईस्वी के बीच 14 बार आक्रमण किया? तो ये किसने किया था? मोहम्मद गजनवी। वैसे इसने 17 बार आक्रमण किया था। ठीक है भाई, तो ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। 999 से 1027 के मध्य में मोहम्मद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया, परंतु इन आक्रमणों का उद्देश्य भारत में स्थायी मुस्लिम शासन की स्थापना करना नहीं था, बल्कि लूटपाट करना मात्र था। मतलब इन्होंने 17 बार आक्रमण किया था और इसका जो मुख्य उद्देश्य था धन लूटना था। ठीक है, 17 बार किया था, 14 बार यहाँ पे इसमें गलत दे रखा है, तो 17 बार किया था। तो कौन था ये जिसने 17 बार आक्रमण किया? मोहम्मद गजनवी। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद गजनवी ने भारत में कितनी बार आक्रमण किया? तो किया था 17 बार भाई। महमूद गजनवी ने पहली बार भारत पर कब आक्रमण किया था? पहली बार कब किया था इसने? महमूद गजनवी 1001 में किया था पहली बार। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। देखो, महमूद गजनवी ने भारत पर 1001 में हिंदू शाही राजा जयपाल के विरुद्ध आक्रमण किया था। महमूद गजनवी जिसे गजनी के महसूद या महमूद ए जबूली के नाम से जाना गया, यह सुबुक्तगीन का पुत्र था। महमूद गजनवी था जो वो सुबुक्तगीन का पुत्र था। भारत की धन संपत्ति से आकर्षित होकर गजनवी ने भारत पर कुल 17 बार आक्रमण किया था। महमूद गजनवी का अंतिम भारतीय आक्रमण 1027 में जाटों के विरुद्ध था। ठीक है, अंतिम आक्रमण 1027 में करा था इसने जाटों के विरुद्ध। ठीक है, पहला आक्रमण कब किया? 1001 में। और जब पहला आक्रमण किया तो उस समय जो हिंदू शाही राजा था उसका क्या नाम था? जयपाल। ठीक है, याद रख लेना भाई। अगला क्वेश्चन है, 1026 ईस्वी में प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर पर हमला और लूटपाट किसने की? तो किसने की थी यार? महमूद गजनवी ने। ठीक है, यहाँ पे दिखा देते हैं। ऑप्शन नंबर सी महमूद गजनवी। 1026 ईस्वी में प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर पर हमला और लूटपाट महमूद गजनवी ने की थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित यात्रियों में से कौन 11वीं शताब्दी में
उज्बेकिस्तान से भारत आया था? तो कौन आया था? अल-बरूनी। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। महमूद गजनवी के साथ प्रसिद्ध इतिहासकार अल-बरूनी 11वीं शताब्दी में उज्बेकिस्तान से भारत आया था। उसकी पुस्तक किताबुल हिंद से तत्कालीन भारत की सामाजिक और सांस्कृतिक जानकारी मिलती है। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान अल-बरूनी था। देखो कई क्वेश्चन बड़ा है, आप तनु पूछ लेंगे कि जो ये था प्रसिद्ध इतिहासकार अल-बरूनी किसके साथ भारत आया था? तो मोहम्मद गजनवी। ठीक है, और नु पूछ सका मोहम्मद गजनवी के साथ भारत कौन आया था? तो कौन आया था? अल-बरूनी। ठीक है, उज्बेकिस्तान, और कहाँ से आया था ये? उज्बेकिस्तान से भारत आया था। और जो एक क्वेश्चन यहाँ से अल-बरूनी की पुस्तक का क्या नाम है? किताबुल हिंद। किताबुल हिंद किसकी पुस्तक है? अल-बरूनी की। और उसमें किस चीज़ का वर्णन है? तत्कालीन भारत की सामाजिक सांस्कृतिक जानकारी मिलती है। और पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? अल-बरूनी। ठीक है, ऐसे घुमा फिर आगे क्वेश्चन पूछा है भाई। ठीक है, तराइन का युद्ध डैश वर्ष में लड़ा गया? तो तराइन का पहला युद्ध कब हुआ था? 1191 में। ठीक है, 1191 ईस्वी में तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान यानी कि पृथ्वीराज तृतीय भी इसने कब है मोहम्मद गौरी को पराजित किया था। तथापि तराइन के दूसरे युद्ध 1192 में पृथ्वीराज चौहान की हार हुई और उसके साथ ही एक केंद्रीय मुस्लिम राजनीतिक व्यवस्था स्थापित हुई जो बाद तक कायम रही। मतलब दो युद्ध हुए थे। पहले में 1191 में मोहम्मद गौरी और जो पृथ्वीराज चौहान के जो बीच युद्ध हुआ था ना पहला, उसमें तो पृथ्वीराज चौहान जीत गया था, दूसरे में मोहम्मद गौरी जीत गया था। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन है तराइन का युद्ध पृथ्वीराज चौहान और डैश के बीच लड़ा गया था? तो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी ने डैश की लड़ाई लड़ी? तो कौन सी लड़ाई लड़ी थी ना? तराइन। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। अगला क्वेश्चन है 1191 में सुल्तान मोहम्मद गौरी को पराजित करने वाले सबसे प्रसिद्ध चौहान या चौहान शासक कौन था? तो कौन था भाई? 1191 में जो मोहम्मद गौरी को पराजित किया था किसने करा था? पृथ्वीराज चौहान ने करा था या पृथ्वीराज तृतीय, इसका ही नाम है यो भाई। ठीक है, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच कौन सी लड़ाई हुई थी? तो ये कौन सी हुई थी? तराइन की लड़ाई। ठीक है, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान को ही राय पिथौरा के बीच। ठीक है, राय पिथौरा है तो घबराना मत, एक इसी का ही नाम है पृथ्वीराज चौहान का। यो इसको ही पृथ्वीराज तृतीय भी कहते हैं, इसको ही राय पिथौरा कहते हैं, इसको ही पृथ्वीराज चौहान कहते हैं। तराइन के मैदान में दो बार 1191-92 में युद्ध हुआ, जिसमें दूसरे युद्ध में गौरी विजय हुआ था। पहले में जो है ना पृथ्वीराज चौहान जीत गया था, दूसरे में गौरी जीत गया था। ठीक है, 1191 में सुल्तान मोहम्मद गौरी को हराने वाले पृथ्वीराज तृतीय डैश वंश के राजा थे? तो कौन से वंश का था ये? जो आपका ये है ना 1191 में सुल्तान मोहम्मद गौरी को हराने वाले पृथ्वीराज तृतीय डैश वंश के राजा थे? तो चैवान मान्य है भाई इसका आंसर, ऑप्शन नंबर सी। 1191 में तराइन के प्रथम युद्ध में सुल्तान मोहम्मद गौरी को हराने वाले पृथ्वीराज चौहान चहामान वंश के राजा थे। पृथ्वीराज चौहान को पृथ्वीराज तृतीय भी कहा जाता है। चंद्रप्रदाय पृथ्वीराज चौहान का ही राज्यसभा में निवास कर। देखो जो है ना ये कौन से वैसे तो ये चौहान वंश का होना चाहिए भाई, यहाँ पर चहमान लिख रहा है। ठीक है, तो इसको मेरे हिसाब से तो जो मिसप्रिंट हो गया होगा, बाकी फिर भी देख सको आप, लेकिन इसमें फिर भी कोई क्वेश्चन बड़ा है। पृथ्वीराज चौहान का जो चौहान को पृथ्वीराज तृतीय भी कहते हैं, इसको ही राय पिथौरा कहते हैं। और पृथ्वीराज चौहान के दरबार में एक जो ये था ना कौन था? ये चंद्रप्रदायी। इसने कौन सी पुस्तक लिखी थी? पृथ्वीराज रासो। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। 1192 में पृथ्वीराज तृतीय को पराजित करने वाले सुल्तान मोहम्मद गौरी डैश का शासक था? तो मोहम्मद गौरी कहाँ का शासक था भाई? अफगानिस्तान का। 12वीं शताब्दी के मध्य गौरी वंश का उदय हुआ। गौरी साम्राज्य का आधार गौर था, जो गजनी और हेरात के मध्य स्थित है। यह स्थल उत्तर पश्चिम अफगानिस्तान था। मोहम्मद गौरी संसमनी वंश का था। मोहम्मद गौरी का प्रथम आक्रमण मुल्तान पर हुआ। मोहम्मद गौरी ने 1192 में पृथ्वीराज तृतीय को तराइन के द्वितीय युद्ध में पराजित किया था। पहला उसने आक्रमण कहा गया था मुल्तान पर। ठीक है,
आगे बढ़ जाते हैं। निम्नलिखित में से किसने दिल्ली की सल्तनत पर राज नहीं किया था? तो ये था गौरी वंश। दिल्ली सल्तनत का काल 1206 से लेकर 1526 ईस्वी तक के काल को माना जाता है, जिसमें मुख्यतः गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश थे। जबकि गौर वंश के शासक मोहम्मद गौरी की मृत्यु 1206 में ही हो गई थी। अतः गौर वंश ने कभी दिल्ली पर राज नहीं किया था। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा भाई। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन किताब उल हिंद का लेखक था, जिसने अपनी पुस्तक में आरंभिक 11वीं शताब्दी के भारत का महत्वपूर्ण विवरण दिया है? तो किताब उल हिंद यह किसकी पुस्तक है? पीछे बताया था मैंने, अल-बरूनी की। ठीक है। फारसी भाषा का विद्वान, लेखक तथा विचारक अल-बरूनी किताब उल हिंद का लेखक था, जिसने अपनी पुस्तक में आरंभिक 11वीं शताब्दी के भारत का महत्वपूर्ण विवरण दिया। अल-बरूनी महमूद गजनवी द्वारा भारत पर किए गए कई आक्रमणों में उसके साथ था। ठीक है, महमूद गजनवी के साथ भारत आया था अल-बरूनी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब सल्तनत काल। भारत पर शासन करने वाला पहला मुस्लिम राजवंश कौन था? तो पहला मुस्लिम राजवंश था गुलाम राजवंश। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। भारत पर शासन करने वाला पहला मुस्लिम राजवंश गुलाम वंश था। गुलाम वंश का शासन 1206 से लेकर 1290 ईस्वी तक था। दिल्ली का पहला मुस्लिम शासक टैस था। तो कौन था भाई? अभी तो पढ़ा है। वस्तुतः दिल्ली का पहला सुल्तान इल्तुतमिश था। उसने सुल्तान के पद की स्वीकृति गौर के किसी शासक से नहीं, अपितु खलीफा से प्राप्त की। खलीफा ने इल्तुतमिश के शासन की पुष्टि उस सारे क्षेत्र पर कर दी जो उसने विजित किया, और उसे सुल्तान ए आजम की उपाधि प्रदान की। ठीक है, इस प्रकार वह कानूनी तरीके से दिल्ली का प्रथम स्वतंत्र सुल्तान था। सुल्तान बनने से पूर्व इल्तुतमिश बदायूं का सूबेदार था। अगला क्वेश्चन है, पोलो या चौगान खेलते समय निम्नलिखित में से किस सुल्तान की मृत्यु हुई थी? तो कौन से की हुई थी भाई? पोलो खेलते टाइम मृत्यु कुतुबुद्दीन ऐबक। सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु चौगान के खेल यानी कि आधुनिक पोलो की भांति का खेल में घोड़ों से गिरने के दौरान 1210 में हुई थी। उसे लाहौर में दफनाया गया। उसे गुलाम वंश का संस्थापक माना जाता है। देखो वैसे तो ये क्वेश्चन था ना, इसका जो आंसर भाई देखो वैसे कुतुबुद्दीन ऐबक आना चाहिए था, लेकिन इन्होंने इल्तुतमिश दे रखा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का भाई कुतुबुद्दीन ऐबक था। ठीक है, अब ये देखते हैं, पोलो या चौगान खेलते समय निम्नलिखित में से किस सुल्तान की मृत्यु हुई थी? तो ये हुई थी इसकी कुतुबुद्दीन ऐबक की। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु चौगानी के खेल यानी आधुनिक पोलो की भांति का खेल में घोड़ों से गिरने के दौरान 1210 में हुई थी। 1210 में इसकी मृत्यु हुई थी। उसे लाहौर में दफनाया गया। उसे गुलाब वंश का संस्थापक माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मोहम्मद गौरी का गुलाम कौन था? वह अपने स्वामी की मृत्यु के बाद शासक बना और उसने गुलाम वंश की स्थापना की। तो ये कौन था भाई? कुतुबुद्दीन ऐबक। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का गुलाम था। वह अपने स्वामी की मृत्यु के बाद 1206 में शासक बना और उसने गुलाम वंश की स्थापना की। ठीक है भाई। भारत में मामलुक राजवंश का संस्थापक कौन था? ठीक है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश को ही मामलुक वंश भी कहते हैं भाई, कहीं ना बेरा ही ना होता मामलुक क्यों हुआ है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। 1206 से 1290 तक दिल्ली सल्तनत के सुल्तान गुलाम वंश के सुल्तानों के नाम से विख्यात हुए। इसका संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। यद्यपि वे एक वंश के नहीं थे, परंतु वे सभी तुर्क थे। साथ ही वे स्वतंत्र माता पिता के संतान थे। अतः इन सुल्तानों को गुलाम वंश के सुल्तान कहने के स्थान पर आरंभिक तुर्क सुल्तान या
दिल्ली के मामलुक सुल्तान कहना अधिक उपयुक्त है। ठीक है, तो याद रख लेना। भारत में मामलुक राजवंश का संस्थापक कौन था? तो कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। आगे बढ़ जाते हैं। किस विश्व विरासत स्थल में इल्तुतमिश की कब्र है? तो कहाँ पर है इल्तुतमिश की कब्र? ऑप्शन नंबर सी, कुतुब मीनार। दिल्ली के मेहरौली में स्थित कुतुब परिसर में कुतुब मीनार और देखो, दिल्ली के मेहरौली में स्थित कुतुब परिसर में कुतुब मीनार और कई प्राचीन ऐतिहासिक इमारतों का केंद्र है। यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर के रूप में घोषित इसमें कई संरचनाएं गुलाब वंश की है। गुलाब वंश के शासक इल्तुतमिश का मकबरा भी परिसर के अंदर स्थित है। यह कमरे के बीचों बीच एक उठे मंच पर सफेद संगमरमर की बनी कब्र है। यह अपनी जटिल और सुंदर नक्काशी के लिए जानी जाती है। अगला क्वेश्चन है, इल्तुतमिश के शासनकाल के दौरान विशेष गुलामों को सैन्य सेवा के लिए खरीदा जाता था, जिन्हें डैश के नाम से जाना जाता था। तो ये थे बंदगान। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। इल्तुतमिश के शासनकाल के दौरान विशेष गुलामों को सैन्य सेवाओं के लिए खरीदा जाता था, जिन्हें बंदगान के नाम से जाना जाता था। हौज ई सुल्तानी एक डैश है। तो ये क्या है भाई? बड़ा जलाशय। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। हौज ई सुल्तानी एक बड़ा जलाशय है जिसका निर्माण सुल्तान इल्तुतमिश द्वारा करवाया गया था। अगला क्वेश्चन है, डैश ने अपने विश्वसनीय अमीरों को तुर्कान ए चैलगानी के रूप में 40 के समूह में व्यवस्थित किया। तो जो तुर्कान ए चैलगानी था वो किसने बनवाया था? इल्तुतमिश ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। इल्तुतमिश ने तुर्कान ए चहलगानी 40 गुलाब सरदारों का समूह की स्थापना की। इस समूह में वे अमीर हुआ करते थे जो शासन के प्रबंधन में सुल्तान की सहायता किया करते थे। बलबन ने इस समूह को समाप्त किया था। देखा, ठीक है। तो यह तुर्कान ए चहलगानी या 40 सरदारों का समूह था, वो बनाया तो किसने था? इल्तुतमिश ने। और उसको नष्ट किसने करा था? बलबन ने। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, चांदी का सिक्का टका किसने चलाया था? तो चांदी का सिक्का जो टका था वो किसने चलाया था? ऑप्शन नंबर बी इल्तुतमिश ने। ठीक है। सल्तनत कालीन दो प्रमुख मुद्राएं थी, जीतल और टका। इल्तुतमिश पहला तुर्क शासक था जिसने शुद्ध अरबी सिक्के चलाए। ठीक है। मुद्रा प्रणाली में उसका योगदान दिल्ली सल्तनत के शासकों में सर्वाधिक है, क्योंकि उसी ने दो प्रमुख सिक्के अर्थात चांदी का टका और तांबे का जीतल प्रचलित किया। जीतल और टका किसने चलाए थे? ये दोनों आपके इल्तुतमिश ने। ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन है, बलबन ने दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसके शासनकाल के दौरान वास्तविक शक्तियां प्राप्त की थी? तो ये था ऑप्शन नसीरुद्दीन महमूद शाह। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। बलबन ने दिल्ली के सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद शाह के शासनकाल के दौरान वास्तविक शक्ति प्राप्त की। 1249 ईस्वी में बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह सुल्तान नासिरुद्दीन से किया। इस अवसर पर उसे उलुग खां की उपाधि और नायब ए ममलिकात का पद दिया गया। ठीक है। जो ये था ना नासिरुद्दीन ने बलबन को कौन सी उपाधि दी थी? एक तो इसको दी थी उलुग खां की उपाधि और नायब ए ममलिकात का पद दिया था। 1266 में बलबन दिल्ली की राजगद्दी पर आसीन हुआ था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने गयासुद्दीन बलबन को अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया? तो ऑप्शन नंबर ए नासिरुद्दीन महमूद। दिल्ली सल्तनत के सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद ने गयासुद्दीन बलबन को अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया था। बलबन ने 1266 से 1286 ईस्वी तक सुल्तान के रूप में सल्तनत की बागडोर संभाली
उसे उलुग खां के नाम से जाना जाता था। इल्तुतमिश की भांति वह भी इल्मरी तुर्क था। निम्न में से किसने तबकात ए नासिरी नामक पुस्तक लिखी है? तो किसने लिखी है भाई ये पुस्तक? तबकात ए नासिरी, ये पुस्तक किसने लिखी थी? ऑप्शन नंबर सी, मिनहास उस सिराज। तबकात ए नासिरी मिनहास उस सिराज का ग्रंथ है जो सुल्तान नासिरुद्दीन को समर्पित किया गया है। यह ग्रंथ 23 अध्यायों में है। ठीक है, लिखी तो यह तबकात ए नासिरीन है और यह समर्पित किसको करी थी? सुल्तान नासिरुद्दीन को समर्पित की थी। इसमें 23 अध्यायों में है यह। निम्न इतिहासकारों में से किसने रजिया के बारे में लिखा और इस बात की पुष्टि की कि वह अपने सभी भाइयों से अधिक सक्षम और योग्य थी? यह बात किसने लिखी थी? मिनहास ए सिराज। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। इतिहासकार मिनहास ए सिराज ने रजिया के बारे में लिखा और इस बात की पुष्टि की कि वह अपने सभी भाइयों से अधिक सक्षम और योग्य थी। वह एक महान शासक, बुद्धिमती, न्यायप्रिय, उदार, विद्वानों की आश्रयदाता, प्रजा शुभचिंतक, सैनिक गुण संपन्न तथा सभी श्लाघनीय गुणों से पूर्ण थी, जो एक शासक के लिए आवश्यक है। दिल्ली सल्तनत की पहली और अंतिम महिला शासिका कौन थी? तो कौन थी भाई? रजिया सुल्तान। दिल्ली सल्तनत की पहली और अंतिम महिला शासिका रजिया सुल्तान। 1236 से लेकर 1240 तक इसका वो था भाई शासनकाल। व्यक्तिगत दृष्टि से उसने भारत में पहली बार स्त्री के संबंध में इस्लाम की परंपराओं का उल्लंघन किया और राजनीतिक दृष्टि से उसने यह राज्य की शक्ति को सरदारों अथवा सूबेदारों में विभाजित करने के स्थान पर सुल्तान के हाथों में केंद्रित करने पर बल दिया। अगला क्वेश्चन है, डैश दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाली पहली और एकमात्र मुस्लिम महिला थी? तो ये कौन थी भाई? रजिया सुल्तान। ठीक है, रजिया बेगम 1236 से लेकर 40 ईस्वी तक दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाली पहली और एकमात्र मुस्लिम महिला थी। रजिया बेगम को अगला क्वेश्चन है, सुल्ताना रजिया के पिता कौन थे? तो रजिया सुल्तान के जो पिता था उसका क्या नाम था? इल्तुतमिश। सुल्ताना रजिया के पिता का नाम इल्तुतमिश था। मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका रजिया सुल्तान 1236 से लेकर 40 तक थी भाई इसका काल। ठीक है, पहला मुस्लिम शासक कौन था जिसका साम्राज्य भारत के सुदूर दक्षिण सहित लगभग संपूर्ण भारत में फैला था? तो कौन था भाई? ये था अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। अलाउद्दीन खिलजी पहला मुस्लिम शासक था जिसका साम्राज्य सुदूर दक्षिण सहित लगभग संपूर्ण भारत में फैला था। ठीक है भाई। अलबरूनी अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल था? तो कौन था भाई? गियासुद्दीन तुगलक क्या था? राज्यपाल था। ऑप्शन नंबर डी। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में गियासुद्दीन तुगलक राज्यपाल था। अलाउद्दीन ने उसे दीपालपुर यानी कि पंजाब पाकिस्तान का राज्यपाल नियुक्त किया था। गियासुद्दीन तुगलक ने तुगलक वंश की स्थापना की थी। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के दौरान गियासुद्दीन तुगलक डैश का गवर्नर था? तो कहाँ का था भाई? पंजाब का। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, गुजरात के वाघेला राजवंश का वह अंतिम शासक कौन था जिसकी हार के बाद अलाउद्दीन खिलजी को राज्य दिया गया था? तो कौन था भाई? कर्णदेव। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। गुजरात के वाघेला राजवंश का अंतिम शासक कर्णदेव वाघेला था जिसकी हार के बाद अलाउद्दीन खिलजी को राज्य दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, गुजरात के उस आखिरी हिंदू राजवंश का नाम क्या था जिसका शासन 1244 से लेकर 1304 तक चला? तो ये कौन था? वाघेला। गुजरात के उस आखिरी हिंदू राजवंश का
नाम क्या था जिसका शासन 1244 से लेकर 1304 तक चला? तो था वाघेला राजवंश। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। बघेल राजवंश गुजरात के अंतिम हिंदू राजवंश था। सल्तनत काल में खिलजी वंश के शासनकाल में गुजरात विजय से बघेल राजवंश का अंत हो गया। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो निम्नलिखित में से किस एक को छोड़कर बाकी सबके समसामयिक थे? तो ये थे ऑप्शन नंबर सी इल्तुतमिश। ठीक है। अमीर खुसरो आरंभ में बलवन, मतलब जो अमीर खुसरो था ना, सब तब पहले वो बलवन के बाद जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, मुबारक शाह, गयासुद्दीन तुगलक तथा महमूद तुगलक के शासनकाल के अंतर्गत रहा। अमीर खुसरो ने इन सभी 7 शासकों का शासनकाल देखा था। मतलब इनके टाइम का ये यूं जो ना अलबरूनी सातों के शासनकाल देख के आयु। 1325 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के सत्ता संभालने के वर्ष में ही अमीर खुसरो की मृत्यु हो गई, किंतु इल्तुतमिश का शासन इसके जन्म से पूर्व का रहा, जन्म से पहले का है इल्तुतमिश का। अतः इल्तुतमिश का समकालीन यह नहीं रहा, मतलब इल्तुतमिश के टाइम का नहीं था ये, बाकी इन सातों के था जो भी बताए हैं। अमीर खुसरो कौन थे? तो ये कौन थे भाई? कवि। ऑप्शन नंबर ए। अमीर खुसरो का जन्म पटियाली उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले में स्थित है में 1253 ईस्वी में हुआ था। अमीर खुसरो का पूरा नाम अबुल हसन यामीनुद्दीन खुसरो था। अमीर खुसरो अपने समय का एक महान विद्वान और कवि था। खुसरो ने जिन ग्रंथों की रचना की थी उसमें किरान ए सादीन, मिफ्ताह उल फुतूह, नुहू सिपीहर, आशिका, तुगलकनामा, खजाइन उल फुतूह है आदि प्रमुख है। अमीर खुसरो शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। किसका शिष्य था ये? निजामुद्दीन औलिया का। औलिया ने इन्हें तुर्कल्लाह की उपाधि दी थी। अमीर खुसरो किसके शिष्य थे? तो ये किसके शिष्य थे? निजामुद्दीन औलिया के। निम्नलिखित में से किसे तोता हिंद कहा गया है? तो हिंद का तोता हिंद किसको कहा जाता है भाई? अमीर खुसरो को। तोता हिंद अमीर खुसरो को कहा जाता है। अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे जो सितार व तबला के आविष्कारक माने जाते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी कहाँ से कहाँ बदली थी? मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी कहाँ से कहाँ बदली थी भाई? ये बदली थी दिल्ली से देवगिरी। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। मोहम्मद तुगलक के प्रयोगों से एक सबसे महत्वपूर्ण मोहम्मद बिन तुगलक के प्रयोगों में एक सबसे महत्वपूर्ण था राजधानी दिल्ली से दौलताबाद यानी कि देवगिरी ले जाना। मोहम्मद तुगलक द्वारा राजधानी परिवर्तन के विभिन्न कारण बताए गए हैं। बर्नी के अनुसार साम्राज्य के केंद्र में होने के कारण देवगिरी को राजधानी बनाया गया। देवगिरी को कुवत उल इस्लाम भी कहा गया। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ स्थानांतरित की थी? दिल्ली से कहाँ ले गया था ये? दौलताबाद। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा दिल्ली से अपनी राजधानी कहाँ बदली गई थी? तो कहाँ बदली गई थी? दिल्ली से दौलताबाद। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। किस सुल्तान ने अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद में बदला था? तो ये बदला था मोहम्मद तुगलक। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। सल्तनत के इतिहास में पहली बार मंगोल क्षेत्र पर कब्जा करने के लिए दिल्ली के किस सुल्तान ने एक अभियान की योजना बनाई थी? तो सल्तनत के इतिहास में पहली बार मंगोल क्षेत्र पर कब्जा करने के लिए दिल्ली के किस सुल्तान ने एक अभियान की योजना बनाई थी भाई? तो ये बनाई थी मोहम्मद तुगलक। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। मोहम्मद बिन तुगलक ने खुरासान विजय की योजना बनाई। इसके लिए उसने 3,70,000 सैनिकों की भर्ती भी की थी, लेकिन मध्य एशिया की तेजी से बदलती राजनीतिक परिस्थितियों के कारण उसे यह योजना त्याग दी। असफल हो गया था इस योजना में वो। ठीक है भाई। मोहम्मद बिन तुगलक ने किस देश का उदाहरण लेकर तांबे और पीतल के सिक्कों का प्रयोग कर टोकर मुद्रा बनवाई थी? तो ये मोहम्मद बिन तुगलक था ना जो
इसने कौन से देश का उदाहरण लेकर तांबे और पीतल के सिक्कों का प्रयोग कर टोकन मुद्रा बनवाई थी? तो ये बनवाई थी चीन। चीन का एग्जाम्पल लेगा। मोहम्मद बिन तुगलक ने चीन के शासक कुब चीन के शासक कुबलाई खां के सांकेतिक मुद्रा के सफलतापूर्वक प्रयोग से प्रेरित होकर हिंदुस्तान में भी सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था। हालांकि यह प्रयोग असफल रहा था। तो याद रखना, पूछ रहा था भाई सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसने शुरू किया था? तो ये किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। ठीक है। तांबे और पीतल के सिक्कों का प्रयोग किसने किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने। ठीक है। कि सुल्तान ने कृषि की देखभाल के लिए एक अलग विभाग दीवान ए अमीर को ही की स्थापना की? तो ये किसने करी थी? अभी ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी देखिए, यहाँ पे भी है, ये रहा मोहम्मद बिन तुगलक। जो किस सुल्तान ने कृषि की देखभाल के लिए एक अलग विभाग दीवान ए अमीर को ही की स्थापना किसने करी थी? मोहम्मद बिन तुगलक ने। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि की देखभाल के लिए एक अलग विभाग दीवान ए अमीर को ही की स्थापना की थी। इस विभाग का मुख्य कार्य कृषकों को प्रत्यक्ष सहायता देकर अधिक भूमि कृषि कार्य के अधीन लाना था। जब इब्न बतूता भारत आया था उस समय दिल्ली सल्तनत का शासक कौन था? तो कौन था भाई? मोहम्मद बिन तुगलक। इब्न बतूता मोरक्को का निवासी, ये कोई बार आकर है। इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो ये आया था मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है। और इब्न बतूता कहाँ का शासक था? कहाँ से आया था ये? इब्न बतूता मोरक्को का निवासी था। कहाँ का निवासी था? मोरक्को का। विभिन्न देशों की यात्रा के बाद 1333 ईस्वी में दिल्ली सुल्तानत के शासक मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। यो इब्न बतूता मोरक्को का था। सुल्तान ने इसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया। 1342 में मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे अपने राजदूत के रूप में चीन भेज दिया था। फिर यो स्वदेश लौटने पर इसने रेहला नामक ग्रंथ में अपने यात्रा संस्मरणों का संकलन किया। तो ये कई बार पूछ लिया कि रेहला नामक ग्रंथ की रचना किसने करी थी? तो ये इब्न बतूता ने करी थी। ठीक है। और ये किसके समकालीन मतलब किसके शासनकाल के दौरान भारत आया था? तो ये किसके साथ आया था, मतलब किसके शासनकाल के दौरान आया था? ये मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है। 14वीं सदी का यात्री इब्न बतूता किस जगह से भारत आया था? तो ये मोरक्को से भारत आया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने निम्नलिखित विदेशी यात्रियों में से किसे राज्य सेवा में नियुक्त किया था? तो ऑप्शन नंबर बी इब्न बतूता। मध्यकाल में भारत आने वाले विदेशी यात्री इब्न बतूता आए थे। तो ये कहाँ से आए थे भाई? मोरक्को। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। निम्नलिखित दिल्ली के सुल्तानों में से किसने उत्तर भारत में कई शहरों की स्थापना की? तो ये किसी निम्नलिखित दिल्ली के सुल्तानों में से किसने उत्तर भारत में कई शहरों की स्थापना की थी? तो ये की थी फिरोज शाह तुगलक। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। फिरोज शाह तुगलक दिल्ली सल्तनत में तुगलक वंश का शासक था। कहा जाता है कि फिरोज शाह तुगलक ने 300 नवीन नगरों का निर्माण कराया। उसके द्वारा बसाए गए नगरों में फतेहाबाद, हिसार, फिरोजपुर, जौनपुर और फिरोजाबाद प्रमुख थे। अगला क्वेश्चन है भाई, तैमूर द्वारा डैश ईस्वी में दिल्ली पर किए गए आक्रमण को तुगलक साम्राज्य के अंत के रूप में देखा जाता है। तो तैमूर द्वारा डैश ईस्वी में भारत पर किए गए आक्रमण को तुगलक साम्राज्य के अंत के रूप में देखा जाता है। तो तैमूर ने कद आक्रमण कराया था भाई? यो 1398 में। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। तैमूर द्वारा 1398 ईस्वी में दिल्ली पर किए गए आक्रमण को तुगलक साम्राज्य के अंत के रूप में देखा जाता है। यह आक्रमण उसने तुगलक सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद के समय में किया था। ठीक है। तो ये तैमूर ने जो आक्रमण कराया था 1398 ईस्वी में, वो किसके शासनकाल के दौरान कराया था? नासिरुद्दीन महमूद के समय में किया था। 14वीं शताब्दी में डैश द्वारा स्थापित नामित मुख्यालय शहर से फतेहाबाद जिले का नाम पड़ा, जिसने इसका लाभ
फतेह खा रखा था। तो ये किसने था, ये किसने करा था, ये फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक ने अपने बेटे फतेह खां की याद में यो फतेहाबाद की स्थापना करी थी भाई, ठीक है। अपने बेटे फतेह का काल में रखा था, ठीक है भाई। अगले देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। खिज्जर खान ने कौन से राजवंश का प्रारंभ किया था, तो कौन से सैयद वंश का। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। खिज्जर खां सैयद राजवंश का संस्थापक था। तैमूर ने 1398 ईस्वी में नासिरुद्दीन महमूद के शासनकाल में आक्रमण के समय खिज्जर खां ने उसकी सहायता की थी। अतः जाने से पहले तैमूर ने खिज्जर को मुल्तान, दीपालपुर और लाहौर का सूबेदार नियुक्त किया था। सैयद राजवंश की स्थापना किसने की, तो ये किसने करी थी सैयद वंश की, खिज्जर खान ने। इब्राहिम लोधी दिल्ली का सुल्तान कब बना था, तो कब बना था ये, 1500